ज़्यादा चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 17। ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 में आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 16 में आपने पढ़ा स्पेक्ट्रम के बारे में ना, कि स्पेक्ट्रम में जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्घ्य की गणना करने के विषय में आपने जाना है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो आपने पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में पढ़ा है आपने, या ऐसा बोले कौन कौन सी स्पेक्ट्रमी सीरीज के बारे में पढ़ा है आपने? पढ़ा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चल सीरीज, ब्रैकेटे सीरीज, फंड सीरीज या फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। तो इन सभी रेखाओं में जो है तरंग दैर्घ्य निकालना आपने सीखा है। कैसे निकालेंगे आप? फार्मूला क्या है? फार्मूला आपके पास है 1/λ = r/z²। फिर ब्रैकेट में क्या लिखिए 1/n1² - 1/n2²। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला लिखा है आपने, और आपने बहुत सारे सालों भी किए हैं ना, आपको मैं सालों कराया हूँ। और उसको पढ़ाने के बाद, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी मिलेंगी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या प्राप्त करने का जो है सूत्र आप जाने, कैसे पता करें कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं इतनी मिलेंगी। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है n = 5 से, 5वीं कक्षा से n = पहली कक्षा में आ रहा है, 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा? वो एनर्जी को निकालेगा, और जो एनर्जी वो निकालेगा वही रेखाओं के रूप में आपको दिखाई देंगी। वही रेखाओं के रूप में क्या होती है? दिखाई देंगी, जिन्हें आप क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है n = 5 से n = 1 में आ रहा है, n = 1 में आ रहा है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी प्राप्त होंगी? तो आप पहले से 5 का कोष बना लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ रहा है कि ठीक है। तो ध्यान दें आप, ये क्या है? n = 5 से n = 1 में जाना चाहता है, और n = 5 और 1 के बीच में क्या क्या? n = 2 है, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ध्यान दें, एक बार स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे आप? एक बार ऐसा करो कि इलेक्ट्रॉन जो है 5वें से पहले में जाए, चौथे से पहले में जाए, तीसरे से पहले में जाए, दूसरे से पहले में जाए, ये रेखाएं मिली। दूसरा केस क्या है? इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे में जाए, चौथे से दूसरे में जाए, तीसरे से दूसरे में जाए, क्या वो? और अगला केस क्या है? इलेक्ट्रॉन 5वें से तीसरे में जाए, दूसरे से चौथे से कहाँ जाए? तीसरे में जाए। अगला केस क्या है कि इलेक्ट्रॉन 5वें से चौथे में जाए। इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो अब आप इन्हीं रेखाओं की संख्या गिन लीजिए, कितनी मिली है? 10। स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी मिली? 10। वैसे अगर आपको 6 से 1 में कहा जाए तो वैसे निकाल लेंगे आप। एक बार कैसे पता करें? 6 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में। फिर अगला केस क्या देखें? 6 से 2 में, 5 से 2 में, 4 से 2 में, 3 से 2 में। फिर अगला देख लें 3 में, 6 से 3 में, 5 से 3 में, 4 से 3 में। अगला क्या देखें आप? 6 से 4 में, 5 से 4 में, ठीक है। और अगला क्या देखेंगे? 6 से 5 में। इन रेखाओं की संख्या गिन लीजिए आप, यही क्या होंगी? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो ध्यान दें, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या गिनते कैसे या पता कैसे करते हैं? तो आपको बताया गया है, ध्यान दीजिए आप, इसको समझो, इसको कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप। बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कभी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, या उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से कहाँ आता है? निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है, तो उस केस में क्या निकालता है? वो वही करता है ना। तो निम्न उत्सर्जित रेखाएं प्राप्त होती हैं, वो क्या करता है? एनर्जी निकालता है। एनर्जी निकालने के बाद, एनर्जी निकालने पर आपको क्या प्राप्त होती हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी संख्या आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n = n2 - n1, फिर क्या लिखेंगे? n2 - n1 + 1/2।
जहां आपसे कहा जाए n2 क्या है, n2 क्या है भाई, लिख सकते उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा, उच्च क्या बात कर रहे हैं आप, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। और n1 क्या है, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा। ठीक है, मान लो यही बात थी, इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 1 में जाता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं इतनी प्राप्त हो रही हैं। आप चाहो ऐसे बना के निकालो, या तरीका है कि यहां से निकाल लें। कैसे निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n निकालनी, n2 का मान 5 मान लो, n1 का मान क्या मानेंगे 1, तो क्या लिखें आप 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, यहाँ 4 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी कितना मिलेगा भाई 5 बटा 2, 20 बटा 2, रेखाएं कितनी मिलेंगी 10 रेखाएं प्राप्त होंगी, 10 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ भी वैसा ही है, 10 रेखाएं गिन लीजिए प्राप्त हुई, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप देख लेंगे कितनी रेखा लाइमन श्रेणी में मिली है, कितनी रेखा बामर श्रेणी में मिली है, कितनी रेखा पास्चन में मिली है, कितनी रेखा ब्रैकेटे में मिली है। लाइमन ये अगर पहले में आता है तो लाइमन रेखा है, लाइमन श्रेणी की रेखाएं हैं। दूसरे में आएगा तो क्या मिलेगा बामर, ये पास्चन की है, ये ब्रैकेटे की है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइमन में कितनी रेखाएं मिली है 4, बामर में 3, पास्चन में और ब्रैकेटे में 1, ये रेखाएं मिली। समझ पा रहे हैं आपके बुक में ऐसा प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से मूल ऊर्जा स्तर में आता है, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब n बराबर 1, ये भी जानते रहो आप लोग, n बराबर 1 को क्या नाम दिया जाता है, मूल ऊर्जा स्तर। समझ पा रहे हैं आप, तो अगर वो बोल रहा है कि n बराबर 5 से मूल ऊर्जा स्तर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है, तो कुल कितनी रेखाएं स्पेक्ट्रमी प्राप्त होंगी या स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी प्राप्त होंगी, आप आराम से निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं आप। वैसे ही आप क्या करें, मान लो n बराबर 4 से 1 में आए, अगर जो है क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से कहाँ आ रहा है 1 में, तो कैसे प्राप्त करेंगे आप, शॉर्ट यूज करो, 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 1 प्लस 1 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर जब यहाँ निकालेंगे आप, सुनो ध्यान से, n बराबर क्या होगा, आप n2 का मान लो, ये n2 है ये n1 है, तो फार्मूला क्या होता है n2 माइनस n1, तो मतलब क्या करेंगे 4 माइनस 1, फिर क्या करेंगे n2 माइनस n1 प्लस 1, तो क्या करेंगे आप 4 माइनस 1 प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल करा दें आप, क्या बचेगा आपको 4 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा बटा 2, कितनी रेखाएं मिलेंगी 6 रेखाएं प्राप्त होंगी। इसको आप बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 2 से 1 में आए। अगला कैसे बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आए, 3 से 2 में आए। अगला कैसे बनाएंगे, हाँ तो हो गया 6 ना, 3 इधर 2 इधर 1 इधर, फटाफट इसको लिखना। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित का मतलब अब वो उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, अब वहां से आना चाहता है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से कहाँ आता है मूल अवस्था, मूल अवस्था का मतलब n बराबर 1 में आता है या जाता है, तो प्राप्त रेखाओं की संख्या बतानी, कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी। तो आप जानते क्या कर सकते हैं, आप यहाँ n2 का मान मान लो कि n2 का मान 6 है और n1 का मान क्या मान सकते हैं 1, ठीक है। तो रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, फार्मूला क्या है, यहाँ कहाँ तक आ रहा है देखो, इसके नीचे नहीं आएगा, चलिए ठीक है। देखो n निकाला, n क्या है रेखाओं की संख्या,
रेखाओं की संख्या n बराबर क्या लिखेंगे, n2 माइनस n1, मतलब 6 माइनस 1, फिर 6 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, क्या लिखेंगे आप, 5, ये कितना आएगा 6 बटा 2, कितना आ जाएगा, 15 रेखाएं मिलेंगी। कितनी रेखाएं मिलेंगी? अच्छा सुनिए ध्यान से, एक और बढ़िया, सुनो पहले आप। जैसे आप या तो बना के अगर आप बताना चाहते हैं कि लाइमन में कितनी बनेंगी, बामर में कितनी बनेगी, पास्चन में कितनी बनेंगी, या तो बना के दिखाइए, ठीक है। एक मैं बना के बता रहा हूँ और एक मैं ऐसे बता रहा हूँ बनाने के बाद। एक मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, देख के बताएं आप यहीं से कि कितनी रेखाएं लाइमन की मिलेंगी, कितनी बामर की मिलेंगी, कितनी पास्चन की मिलेंगी। एक बार मैं डायग्राम बना दूँ कि कितनी कितनी मिलेंगी। तो कितनी रेखा बनाएंगे आप, मतलब कितनी कक्षाएं बनाएंगे, कितने कोष बनाएंगे आप? 6 कोष बनाएंगे, 4, 5, 6 कोष बनाएंगे। n बराबर 1, n बराबर 6 है, 5 है, n बराबर 4 है, n बराबर 3 है, n बराबर 2 है, n बराबर 1। यही क्या है, मूल ऊर्जा स्तर या मूल कक्षा, मूल अवस्था भी कह सकते हैं। मूल अवस्था देखो कैसे बन रहा है। देखो आप ना इलेक्ट्रॉन पहले 6 से कहाँ प्रवेश करेंगे, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। अगला केस क्या है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। अगला क्या है, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। अगला क्या है, 6 से 5, 4 से 5। अगला क्या है, 6 से 5। गिन लीजिए कितना मिला है, 2 2 4 5, 5 4 9, 9 3 12 और 12 3 15 रेखाएं मिली। 4 रेखा कहाँ, 5 रेखा लाइमन में मिली है, 4 बामर में, 3 पास्चन में, 2 ब्रैकेट में, 1 फंड में, ठीक है, और हमफ्री में 0। हमफ्री में एक भी रेखा नहीं। अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊं, मान लीजिए आपसे कहा जाए ना, सुनो ध्यान से, बहुत जरूरी बात। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि n बराबर 6 से जा रहा है इलेक्ट्रॉन 1 में, आपसे पूछे लाइमन रेखाएं कितनी मिलेंगी, बामर रेखाएं कितनी मिलेंगी, पास्चन रेखाएं कितनी मिलेंगी, यही पूछ रहा है मान लीजिए। तो आप ये समझो कि आप जो है अगर 6 से 1 में जा रहा है तभी लाइमन की बात करेंगे, 6 से 2 में जाएगा तब किसकी बात करेंगे, अब बामर की। अगर आपको रेखाओं की संख्या ऐसे बतानी हो ना, सीधा ऐसे सोच कर बताइए आप कि लाइमन में कितना मिलेगा, तो आप n2 माइनस n1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, n2 माइनस n1। तो अगर आपको लाइमन के लिए बताना है, n2 तो 6 है ही, n2 का मान 6 है ही। अगर लाइमन के लिए बताना है तो n1 का मान 1 रखो, तो 6 माइनस 1 5 मिल जाएगा। अगर आप लाइमन रेखाओं की संख्या बताना चाहते हैं तो आप n2 का मान तो 6 है ही, n1 का मान 1 मान लीजिए, तो n2 माइनस n1, 6 माइनस 1, कितनी रेखाएं मिलेंगी लाइमन के लिए, 5। आपको बामर के लिए बताना है तो n2 माइनस n1 यही रखा है, n2 माइनस n1, 6 माइनस 2, कितनी रेखाएं मिलेंगी, 4। ये ऐसे वाली ट्रिक बढ़िया है। अगर आपको क्या बताना है, बामर पास्चन के लिए बताना है तो n2 माइनस n1, 6 माइनस 3, कितनी रेखाएं मिलेंगी, समझ पा रहे हैं। ऐसे ये बढ़िया ट्रिक है आपके लिए, बना के मत देखो, वैसे ट्रिक लगा के बता दो, ठीक है। तो लिख लें आप, अब समझे आप। अभी तक आपने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ा आपने। ये है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विकास की पृष्ठभूमि, कि नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले किन किन वस्तुओं को शामिल किया, किन किन तथ्यों को शामिल किया, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। नील्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया है वो दिया है प्लांक, जानते हैं ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया है। और इनका परमाणु मॉडल लागू जानते किसके ऊपर होता है, लागू होता है एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के ऊपर, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 रहे, उस पर कौन सा मॉडल लागू होता है,
निल्स बोर का। निल्स बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज पर लागू होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज कौन से हैं? जैसे आपका हाइड्रोजन हो जाए, He+ हो जाए, और लिथियम डबल प्लस हो जाए, बेरिलियम ट्रिपल प्लस हो जाए। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक। तो इन सब में आपका जो है कौन लग सकता है? निल्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, अभी आप लिखें, देखो सन 1913 में, सन 1913 में निल्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन इनका परमाणु मॉडल या सिद्धांत कह सकते हैं ना, परमाणु मॉडल कहे चाहे परमाणु सिद्धांत कह सकते हैं। हाँ, क्या लिखा आपने? इनका परमाणु मॉडल, ऐसे लिखना, परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है, He+ है, Li2+ है, Be+3 है, etc पर लागू होता है। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, He+ है, Li++ है, B++ है, इस पर लागू होता है। लेकिन इनके परमाणु मॉडल के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। नीचे लिखे गए हैं। अभी समझो, सुन लो पहले आप, तब देखिए कि देखें जो निल्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया है, किसके आधार पे दिया है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और देखो इनका जो परमाणु मॉडल है किस पर लागू होता है? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक होती है। अब आपको पढ़ना है इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई, परमाणु के संबंध में क्या क्या तथ्य प्रस्तुत किया, क्या क्या बातें प्रस्तुत किया। जानते हैं इन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि जो परमाणु है, पहला पॉइंट लिखना नहीं समझे, इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? बहुत से वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं। और इन वृत्ताकार मार्गों को कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर, एक और नाम बढ़ाया इन्होंने। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं जिन्हें कोश या कक्षा कहा जाता है। इन्होंने उसको एक और नाम दिया, कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर। तीन नाम हो गया। कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर को यन से ही दिखाया जाता है। अभी ये भी लिखाऊंगा, पहला पॉइंट यही होगा आपका। इसके बाद
अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, आप उसके बाद सुनो पहले, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए पाए जाते हैं। कैसे गति करते हुए पाए जाते हैं? जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके सभी ग्रह। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं और उन्हीं वृत्ताकार मार्ग को कोष या कक्षा कहा जाता है। इन्हीं कोष या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है गति करता हुआ पाया जाता है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह। इसीलिए इस मॉडल को ग्रही मॉडल कहा गया था और यही बात यही बात उनके मॉडल को फ्लॉप कर गई। भाई उन्होंने कहा गति करेगा ना वृत्ताकार मार्ग में, तब उसके बाद मैक्सवेल आ गए। उन्होंने कहा कि गति करेगा तो एनर्जी निकाल देगा, एनर्जी निकालता रहेगा तो नाभिक के पास जाता रहेगा, और अगर नाभिक के पास चला जाएगा, नाभिक में चला जाएगा तो क्या होगा? परमाणु कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक के पास चला जाएगा तो परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। इनको वही बात बताना है। इन्होंने कहा था ना, इन्होंने तो यही कहा था, इसी बात पे बचे थे। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिसके लिए इसका कोणीय संवेग, जिसके लिए इसका कोणीय संवेग को MVR से दिखाते हैं। कोणीय संवेग MVR, ध्यान दें आप। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली सभी वृत्ताकार कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों कह सकते हैं आप, में गति नहीं करता है। यह जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता हुआ पाया जाता है जिसके लिए इसका कोणीय संवेग कितना होता है? कोणीय संवेग को MVR से दिखाते हैं। MVR कोणीय संवेग, इसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, फिलहाल जानते रहिए। कोणीय संवेग MVR h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है या गुणक। गुणक को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। अभी समझो ध्यान से। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई के क्या होता है? पूर्ण गुणज। h/2 पाई के पूर्ण गुणज का मतलब, h/2 पाई के पूर्ण गुणज का मतलब यही जो वैल्यू है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली, बदलने वाली नहीं है। इसी वैल्यू का मल्टीपल होने वाला है। h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। पूर्ण गुणज शब्द का मतलब ये है कि ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी का डबल ट्रिपल होगा, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। समझ पा रहे हैं आप? इन्होंने यही कहा था कि जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। और उस कक्षा को नाम देते हैं स्थायी कक्षा। जिस कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना होता है, उस कक्षा को क्या नाम दिया जाता है? स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा, ठीक है। स्थायी कक्षा का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसी कक्षाओं में गति करेगा जिसके लिए उसका जो है कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो ना तो एनर्जी को निकालेगा, ना ही ऊर्जा बाहर से अवशोषित करेगा। स्थायी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करने के दौरान ना तो वो एनर्जी निकालता है और ना ही एनर्जी का अवशोषण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी नहीं होगी तो नाभिक के पास जाएगा? नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला पॉइंट लिखो। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं लिखा है? निम्नलिखित है ना? तो पहला पॉइंट लिखो। लिखो, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है।
नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, या अनेक कह दो, बहुत से नहीं अनेक कहिए आप, बढ़िया रहे। अनेक वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं ठीक है, जिन्हें अनेक वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, जिन्हें कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। थोड़ा बना लीजिए आप, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये देखो अगला पॉइंट देखें आप, यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, यही मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए पाए जाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के क्या होता है, पूर्ण गुणज। h/2 पाई के पूर्ण गुणज होने का मतलब मैं बताया हूँ आपको कि या तो 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, इसको और ज़्यादा सालों कर लो, 2 से 2 कटा सकते हैं, h/पाई कह सकते हैं। लेकिन सामान्य केस में समझो 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, ऐसे ही इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, अंग्रेजी बोलते हैं क्वांटाइज्ड। h/2 पाई के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी की वैल्यू क्या होगी, गुणित होगी। गुणक का मतलब गुणित होगी, मल्टीप्लाइड होगा इसमें, 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ ये लिखा है mvr कोणीय संवेग n/2 पाई, n का मान 1 2 3 ऐसे रख दें आप, 1 तभी तो आएगा 1h/2 पाई। n का मान क्या रखें आप, हाँ 1 2 3 4। लेकिन आपको यही समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा n/2 पाई के पूर्ण गुणज नहीं होता, h/2 पाई के क्या होता है, पूर्ण गुणज। n का मान तो 1 2 3 हो सकता है, लेकिन h/2 पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो नीचे लिख लो, अच्छा नीचे लिखो, यहाँ जगह है कि नहीं, आ सकता है, यहाँ तक आ जाएगा, हाँ अच्छा नीचे लिखिए, ऐसी कक्षाएं ए बैलों, ऐसी कक्षाएं जिनके लिए, ऐसी कक्षाएं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ए, बातें न करो आप, संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, या गुणक लिखो, गुणक होता है। ऐसी कक्षाओं को, ऐसी कक्षाओं को जानते क्या कहा जाता है, स्थायी कक्षा, स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, कहा जाता
तो समझ पा रहे हैं आप कि जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुणक होता है, उन कक्षाओं को आप क्या बोलेंगे? स्थायी कक्षा। अब स्थायी कक्षा का मतलब क्या है कि जब उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ना तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन, और ना ही अवशोषण। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें आप। अगला पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट। देखो स्थायी कक्षाओं में, देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा? स्थायी कक्षाओं में गति के दौरान इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? यद्यपि जब कभी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में या ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और वहां केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहने के पश्चात अपनी मूल कक्षा में वापस चला आता है। और आते समय उतनी ही लिखो ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, जितना कि
जितना कि उसे बाह्य स्रोत से मिला था, बाह्य स्रोत से मिला था। अभी आप पहले समझो तब लिखो, पहले सुन लिया। देखो, सामान्य घटना बताई जा रही है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो वो अपना एनर्जी नहीं, ऊर्जा को ना तो उत्सर्जित करेगा, और सामान्य केस में ऊर्जा को बाहर से अवशोषित भी नहीं करना चाहता। सामान्य केस में ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता। लेकिन अगर उसे बाह्य स्रोत से एनर्जी दी जा रही है, गर्म वरम किया जा रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। ध्यान दें, अगर उसको बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तब वो एनर्जी को अवशोषित कर लेगा, उससे उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो कहाँ चला जाएगा? अपने से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में। क्यों? क्योंकि हर कक्षा की अपनी अपनी एनर्जी फिक्स एनर्जी है। हर कक्षा की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। अगर वो कम ऊर्जा वाली कक्षा में गति कर रहा है और उसको बाहर से एनर्जी दिया गया तो वो उस कक्षा में गति नहीं करेगा। अब वो उससे उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, उससे उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा, और वह उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जो गया है वहाँ कितने समय तक रहेगा? 10 के पावर -8 सेकेंड। और 10 के पावर -8 सेकेंड तक रहने के बाद फिर से वो कहाँ चला आएगा? अपने मूल कक्षा में, जहाँ से गया था। और आएगा ना, वापस आएगा, लेकिन आते समय जितना एनर्जी उसको बाहर से मिला था उतना निकालेगा, तब तो एनर्जी बराबर होगी। कम ऊर्जा वाली कक्षा में आने के लिए जितना एनर्जी उसने बाहर से लिया था उतना निकालना पड़ेगा, तब उसकी एनर्जी बराबर होगी, उस कक्षा में रहने के लायक हो जाएगी। तो अपनी मूल कक्षा में फिर से वापस आएगा। लेकिन वापस आते समय क्या घटना होगी? जितना एनर्जी उसको बाहर से मिला था वो सब निकाल देगा, और जो एनर्जी निकालता है ना, किस रूप में मिलेंगे पता है? अलग अलग रेखाओं के रूप में मिलती है, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। अलग अलग प्रकार की रेखाओं के रूप में मिलती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, यही सब प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप समझें कि मान लीजिए जैसे यही इलेक्ट्रॉन था ना, चलो हमने बना लिया ऐसे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इसने बाह्य स्रोत से क्या लिया? एनर्जी मिला। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको बाह्य स्रोत से क्या मिला? ये एनर्जी दिखा रहा है। ये आपका क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। कितना आ रहा है कि नहीं? इतना आ रहा है ना, बस सुनिए आप लोग, इतना ये एनर्जी इसको बाहर से मिला है। अब ये इसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी हाई। मान लीजिए एनर्जी हाई हुई और ये चला गया इस कक्षा में, अपने से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में। आप इसको बोल सकते हैं उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। क्या बोल देंगे आप? इसको आप नाम दे सकते हैं उच्च ऊर्जा वाली कक्षा, ऊर्जा वाली या उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाएगा। अब यहाँ आया है, लेकिन कितने समय तक रहेगा? 10 की पावर -8 सेकेंड। इसके बाद ये फिर से कहाँ चला जाएगा? जिस कक्षा से आया था उसी में चला जाएगा। ये कब जा रहा है लिख सकते हैं आप लोग, 10 की पावर -8 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद अपनी मूल कक्षा में वापस आएगा, और वापस आते समय कुछ एनर्जी क्या करेगा? मतलब जो एनर्जी इसने बाहर से लिया था वो सब निकाल देगा। ठीक है, कितना लिखें आप? ध्यान दें आप, कितना पढ़े क्या होगा? आज आपको जितना पढ़ाया गया है ना, उतना घर पे बढ़िया से पढ़ के आइए। कल मैं यहीं से कुछ पॉइंट उठाऊंगा और यहीं से जो है बोर मॉडल को आगे पढ़ाया जाएगा। बोर मॉडल को पढ़ाया जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे सुन लो आप लोग। आप जानते हैं क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? इस कक्षा में त्रिज्या क्या होगी? इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? आपको मैं बताऊंगा कि हर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। निकालने का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या बताइए, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति कर रहा है उसका वेग क्या होगा? ये सब आपको निकालना बताया जाएगा।
इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति कर रहा है, उस कक्षा की एनर्जी क्या है, ये सब आपको निकाला जाएगा, निकालने का फार्मूला बताया जाएगा। लेकिन पॉइंट यहां से उठेंगे, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ें, इसके बाद की बातें जो हैं लेक्चर नंबर 18 में की जाए।